नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर मुगल राजपूत राजाओं के बीच की जो लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर एक तरफ अकबर का भेजा हुआ नुमाइंदा भारत का ही एक राजपूताना शासक मान सिंह और दूसरी तरफ हमारे वीर महाराणा प्रताप सिंह जी, जिनकी बात करें तो मात्र एक छोटी सी सेना लेकर पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य की छाती पर खड़े हो गए और ऐसा दम दिखाया कि उन्हें भी 30 साल लग गए और एक युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाए। हालांकि जो असलियत में हम जो लड़ाई डिस्कस करने वाले हैं वो लड़ाई है हल्दी घाटी की, एक ऐसी घाटी जो 1 किलोमीटर चौड़ी और 5 किलोमीटर लंबाई के अंदर थी और दोनों तरफ से दोनों सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ प्रताप साहब की, महाराणा प्रताप की सेना खड़ी थी जो भाले तलवार और इन सब चीजों को लेकर खड़ी थी, और दूसरी तरफ अकबर की वो सेना खड़ी थी जिसके पास बंदूकें और भी जो उस समय के लेटेस्ट हथियार थे वे सभी चीजें लेकर वो तैयार खड़े थे। इस लड़ाई को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इतिहास बताएंगे और फिर जाकर इस लड़ाई को आप समझ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इतिहास से संबंधित, ताकि आपका हिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए। इसी बीच में आपको टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप कांटेक्ट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बातचीत हो आप हमसे कर सकते हैं। गाइडेंस से रिलेटेड आपके UPSC स्टेट PCS एग्जाम के लिए आप हमें कॉल करिए। इसी बहाने आपकी तैयारी भी हो जाएगी और बेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको नॉलेज भी, कंटेंट भी अच्छा मिलता रहेगा। ये कांटेक्ट नंबर है, आप इन पे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के अंदर। तो लड़ाई की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। इतिहास में सबसे पहला इतिहास हम बताएंगे एक व्यक्ति राणा सांगा। राणा सांगा जो था ये दादा था महाराणा प्रताप का। राणा सांगा साहब के 3 बच्चे हुए, उदय सिंह, राणा रतन सिंह और विक्रमादित्य सिंह। 3 बच्चों में पहला बच्चा था उदय सिंह। उदय सिंह का बेटा हुआ महाराणा प्रताप। अब 3 सेक्शन समझने हैं। वैसे तो बच्चे बहुत सारे हुए, उदय सिंह के भी बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन हम उन सब की बात ना करके मेन टू द पॉइंट लड़ाई की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हुई राणा सांगा की। राणा सांगा के बाद दूसरे नंबर पर आए उदय सिंह और उदय सिंह के आए बेटे महाराणा प्रताप। तो पहले इस लड़ाई का बैकग्राउंड समझ लीजिए भाई। 1526 के आसपास जो थी लड़ाइयां चल रही थी, मुगल साम्राज्य अपनी सीमा का विस्तार करते जा रहे थे और उनकी बहुत साधारण सी बेसिक एक नीति थी कि अपनी जमीन का, बॉर्डर का, सीमा का विस्तार करना। विस्तार करने के बीच में जितने भी राजा बीच में आते हैं उनको या तो विलय करके कोई ना कोई पोस्ट दे दी जाए अपने राज्य के अंदर ताकि वो शांति से काम करते रहें, या फिर उनको जीत लिया जाए। इस बीच में काफी सारे राजा ऐसे थे, राजपूताना और क्षत्रिय राजा ऐसे थे जिन्होंने जो मुगल साम्राज्य की अधीनस्थता को स्वीकार किया बहुत आसानी से बिना लड़े हुए। अब लड़ाई चलती गई तो अब लड़ाई आई पानीपत की। इस बीच में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा दिया। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो बाबर के सामने अब जो एक अपोजिट सेक्शन में खड़े हुए थे ऐसे वीर शासक जिनका नाम था राणा सांगा। ये लड़ाई जो हुई ये 1526 ईसा के बीच हुई, 1526 ईस्वी के अंदर, जब महाराणा प्रताप का जन्म नहीं हुआ था। अब उस परिस्थिति में क्या हुआ कि राणा सांगा जो थे अपने आप में बहुत वीर योद्धा थे और कहा जाता है कि जब इनका आमना सामना किसी से होता था तो इनके चेहरे का तेज देखकर ही आधी से ज्यादा जो सेना होती थी वो पहले ही अपनी हार डिसाइड कर लेती थी कि भाई राणा सांगा के सामने जीत पाना इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ जो था बाबर के लिए भी ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बाद शासक बदलते गए। राणा सांगा की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके साथ में, बाबर के साथ में, ड्यू टू सम रीजन कुछ दिक्कतें आई थी जिस वजह से इनकी हार हुई थी। और दिक्कतें भी क्या आई थी, इनके बीच में उस समय में बहुत सारे राजपूताना शासकों की जो सपोर्ट होती थी मुगल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य को जो सपोर्ट करते थे वे बेसिकली आंतरिक बातें तक बता देते थे कि कितने समय तक ये लड़ पाएंगे, कितना इनके पास अनाज है और कितनी किलो की दीवारें, दुर्ग की दीवारें कैसे
तोड़ी जा सकती हैं। तो इस प्रकार की जो सारी की सारी बातें थी वो सारी की सारी बातें बता दी गई, जिसके बाद 1526 के बाद 1528 में राणा सांगा का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य अलग अलग लड़ाइयां लड़ता है। अलग अलग लड़ाई लड़ने के बाद लास्ट जो बैटल होती है महाराणा प्रताप से पहले, वो होती है बैटल ऑफ घाघरा। इस लड़ाई के अंदर मुगल साम्राज्य की शक्ति बढ़ती जा रही थी। हिंदुस्तान के राजाओं की जो आपस की जो फूट थी, यानी कि फूट डालो में हम हमेशा अंग्रेजों को कहते हैं ना, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने चलाई, ये कहना गलत होगा। इतिहास के पन्ने यदि बच्चे पलटे तो उन्हें पता चलेगा कि ये लड़ाई जो थी ये पहले से ही थी, पहले से ही इनके राजाओं के बीच में फूट पड़ी हुई थी। और इसका रीजन ये हुआ कि बैटल ऑफ खानबा मार्च 16 1527 के अंदर झगड़ा हुआ और राणा सांगा की हार हुई। उसके समय में इतनी बुरी तरह घायल हुए कि इनकी मृत्यु हो गई। अब जब बात आई यहां पर तो एक मेन पॉइंट खत्म हो गया राणा सांगा का। अब राणा सांगा का पॉइंट खत्म हुआ तो राणा सांगा के बाद उनके कई बच्चों में मेन जो रोल आया, क्योंकि मेन जो लड़ाई लड़ी जानी थी वो मेवाड़ को जीतना था। अब मेवाड़ को जीतने का कारण समझ लो क्या था भाई। प्रत्येक राजा जो भी इतिहास में मुगल साम्राज्य का आया वो एक रणनीति चाहता था कि भाई जहां से भी हो उसे व्यापार के खुले रास्ते अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से संबंध बनाने में कोई समस्या ना आए। तो जो राजस्थान का जो रास्ता था ये एक मेन रास्ता था जो वाया आगे निकलते हुए सीधा का सीधा अलग अलग राज्यों की सीमाओं से जुड़ता था। तो इस व्यापार के रास्ते में अगर कोई राजा अड़चन अड़ाएगा तो भाई साधारण सी दिक्कतें बढ़ेंगी और इनका व्यापार नहीं चल पाएगा। तो इस परिस्थिति में ये बेसिकली इस बेल्ट के अंदर हमेशा ये लड़ाइयां करते रहते थे। अब राणा सांगा की उधर से मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा के पुत्र आते हैं उदय सिंह जी। उदय सिंह जी जो थे उस समय के राजा थे, कहां के, इसके मेवाड़ के। अब उदय सिंह के बारे में ज्यादा बताया जाता है कि वो उतने ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं थे जितने ज्यादा शक्तिशाली राजा महाराणा प्रताप या राणा सांगा थे। उस समय में क्या हुआ, झगड़ा बढ़ता है और उदय सिंह के साथ में लड़ाई खत्म नहीं होती। मेवाड़ हार नहीं मानता तो किले के अंदर जो होता है उसी दुर्ग के अंदर, जहां पे ये बेसिकली इनकी पूरी की पूरी छावनी थी, तो दुर्ग के अंदर ये रहते हैं। और दुर्ग के अंदर जब रहते हैं लड़ाई चल रही होती है तो आमने सामने एक तरफ तो था अकबर की सेना खड़ी होती है और दुर्ग के अंदर उदय सिंह और उसकी सेना खड़ी होती है। उदय सिंह की जब सेना खड़ी होती है तो उदय सिंह के परिवार को जबरदस्ती पीछे हटाया जाता है उस दुर्ग के अंदर। और उनका जो एक राजा का जो मंत्री होता है जयमल राठौर आगे अड़ जाता है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम जिंदा रहे तो हमारे देश को लड़ने के लिए शासक मिला रहेगा और लड़ाई चलती रहेगी, तुम ही मर गए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब उदय सिंह को इन परिस्थितियों की वजह से पीछे हटना पड़ता है। हालांकि महाराणा प्रताप जो थे जमकर इसका विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं कि तुम्हें पीछे नहीं हटना था, लेकिन परिस्थितियों को बड़े भाइयों के द्वारा समझा दिया जाता है और महाराणा प्रताप शांत हो जाते हैं। इधर से जब जयमल की जो सेना होती है ये खड़े होते हैं तैयार, तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इधर से जो अकबर की सेना होती है ये 5000 होती है और अंदर 8000 सैनिक होते हैं। अंदर जो सैनिक होते हैं वो अपने घर में मस्त खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। कभी लड़ाई हो जाती है, कभी संधि चलने लग जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर संधि चलने लग जाती है, फिर लड़ाई, फिर संधि, ऐसे ऐसे झगड़ा बढ़ता रहता है। कभी अंदर से वार हो जाते हैं तो बाहर के सैनिक मरने लग जाते हैं। तो ये सैनिक जो थे पीछे से अकबर की सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे इनकी संख्या जो थी इतिहास में बताया जाता है कि 80,000 के आसपास हो चुकी थी और अंदर जो सेना थी वो धीरे धीरे टूटने लग गई थी। एक बार की बात है कि अकबर जो था बहुत अच्छा निशानची भी था, इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छी गन चलानी इसको आती थी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो जयमल जो सेनापति था वो हर रोज रात को क्या होता था कि अकबर की सेना का जायजा लेने के लिए अपने दुर्ग की दीवारों पर खड़े होकर जायजा लेता था। तो क्या हुआ कि अकबर ने गन उठाई और जाकर गोली मार दी। गोली मारी तो गोली लगी किसको,
किसको लगी? जयमल को लगी। अब सबसे बड़ी बात क्या कि भारत के जितने भी राजपूताना शासक हुए दोस्तों, उनकी हमेशा से सिद्धांत रहा कि अंधेरे के बाद नहीं लड़ना है। और मुसलमानों के जो मुगल साम्राज्य थे, उस समय के मुगल साम्राज्य की नीति थी भाई जीतना है, चाहे दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयमल की हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, उस समय में निहत्था होता है जयमल, चलो जी गोली लग जाती है। अब अंदाजा नहीं होता अकबर को किसने इसने मारा तो है, लेकिन किसको मारा ये नहीं पता। अब गड़बड़ क्या आती है कि रात को जब किले के अंदर, दुर्ग के अंदर से आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि भाई जो भी व्यक्ति मारा है बहुत नामी गिरामी व्यक्ति मारा है और यहां पे दिक्कत बढ़ सकती है। अब इधर से पीछे से सेना तैयार हो जाती है अकबर की, और दुर्ग के दरवाजे खुलने से पहले अंदर जो महिलाएं होती हैं वे जोहर कर देती हैं, अपने आप को समाप्त कर देती हैं, और इधर से जो बची हुई सेना होती है बुरी तरह लड़ने आती है। लड़ाई के अंदर क्योंकि कोई सेनापति नहीं होता, तो पूरी की पूरी उदय सिंह की जो सेना होती है दुर्ग चित्तौड़ के अंदर, ये सारी की सारी समाप्त हो जाती है। बताया जाता है कि अकबर को इतना गुस्सा था इस सेना से कि यहां तक कि इसने बच्चों तक के सर कलम करवा दिए थे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। हालांकि अकबर की बहुत तारीफें भी की जाती हैं इतिहास के अंदर, बहुत अच्छा राजा था, सांप्रदायिकता को ध्यान इतना बढ़ाता था या ये वो, लेकिन फिर भी इस इतिहास से उसके चरित्र पे भी कलंक लगा। अब जब बात आती है उदय सिंह की, तो उदय सिंह जी जो होते हैं पीछे हट जाते हैं। उदय सिंह के हटने के बाद में महाराणा प्रताप जो होते हैं, मेन जो होते हैं, गद्दी पर आ जाते हैं। इस पर भी थोड़ा सा विवाद हुआ था क्या कि चलो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हुआ क्या था कि बच्चे 3 थे उदय सिंह के। अब उदय सिंह के बच्चों में शक्ति सिंह को राजा बनाना था। अब शक्ति सिंह को राजा बनाना था, लेकिन जब बात आई चूज करने की, चुनाव करने की, तो चुनाव करने के अंदर वहां के जो कोर्टियर्स थे, राज दरबारी थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का टैलेंट देखकर इनको पसंद किया और कहा कि इनसे बढ़िया कोई राजा नहीं हो सकता। तो चलिए इस महाराणा प्रताप की पहले कुछ इनके नेचर के बारे में जानकारी पाते हैं। भाई ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कदकाठी में अच्छे खासे 7.25 फीट के व्यक्ति थे, चौड़े, लड़ने झगड़ने में एकदम जबरदस्त व्यक्ति, और इनके सामने कोई भी आज तक योद्धा आमने सामने की लड़ाई में नहीं टिक पाता था। एक लंबी तलवार रखते थे और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जितनी लंबी तलवार रखते थे, इतनी बड़ी तलवार तो किसी के पास नहीं होती थी। लगभग 4-4.5 फीट की तलवार और 7-8 किलो की तलवार लेकर ये युद्ध करते थे, और इनके भाला फेंकने के लिए इतना जबरदस्त माहिर थे कि जहां निशाना मारा वो जबरदस्त आर पार कर देते थे। इस व्यक्ति जो इस महान राजा का जन्म हुआ 9 मई 1540 को जन्म हुआ और मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को। 13वां राजा था ये मेवाड़ का, राजस्थान के अंदर, जिसे जीतना सबसे ज्यादा आवश्यक था। अगर इसे नहीं जीत पाते तो मेवाड़ के अंदर घुसना इम्पॉसिबल था, लेकिन जीत पाए भी नहीं दोस्तों। सत्यता ये भी है कि इसको हराना तो छोड़ो, इसका बाल बांका नहीं कर पाए। 30 साल का युद्ध लगा दिया और सारा का सारा मेवाड़ अपना दोबारा से पुनर्स्थापित कर दिया था। महाराणा प्रताप जो थे बहुत जबरदस्त योद्धा थे, हर प्रकार की लड़ाई में माहिर थे, और ये अकेला एक ऐसा राजा था जिसने अकबर की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। अकबर की हुकूमत को आसपास के सारे जो नेबर के जो रूलर्स थे, राजपूताना शासक थे, वे ऑलरेडी स्वीकार कर चुके थे। प्रताप साहब जो थे कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, इसको सीरियसली नहीं लेते थे। उनको पता था कि मैंने इसको जब मानना ही नहीं तो इसको क्या। उन्होंने कहा था हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से मुगलों के साम्राज्य को घुसने नहीं देंगे। अब राजपूतों के जो वॉरियर से जाहिर सी बात है काफी जबरदस्त थे लड़ने के अंदर, और इसी बात पर वो बेसिकली महाराणा प्रताप के लिए एक मरने मारने को तैयार होते थे। राणा प्रताप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी थी कि इनसे जब अंतिम समय जब युद्ध का आता है ना दोस्तों, तो वहां के जो भील होते हैं, दूध बेचने वाले या ये बेसिकली दुधारू काम करने वाले, ये भी राणा प्रताप के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए कि मुगल साम्राज्य को तो हम भी देख लेंगे। 400 से 500 लोगों की सेना उन्होंने भी इकट्ठी कर दी थी दोस्तों। तो ऐसा इतिहास रहा था इन व्यक्ति का। खैर अब आगे बात करते हैं कि 1567 की बात आती है, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। मुगल फोर्सेस जो होती है, मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ होती है उसको घेर लेती है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद मुगल फोर्सेस से लड़ने की जगह उदय सिंह को छोड़ना पड़ जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, गोगुंडा जगह चले जाते हैं ताकि सेफ रहा
जाए, इस पर ये विद्रोह करते हैं और इनके भाई ने समझा लेते हैं। 1572 के अंदर 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे जगमल को वहां का क्राउन किंग बनाया जाना था, क्योंकि होता क्या था कि राजा अपने जीवन काल में पहले ही अपने बड़े पुत्र को क्या करता था, अपने साथ साथ राजकुमार की पदवी पर बिठाने लग जाता था। अब जब था कि नंबर आया बेटे को राजपाट देने का, तो सभी कॉर्टियर्स जितने भी सीनियर लोग थे, इन्होंने क्या किया कि महाराणा प्रताप की टैलेंट को देखते हुए जगमल प्रताप को बेसिकली राजा बनने ही नहीं दिया और महाराणा प्रताप को उठाकर क्या किया, पूरे राज्य का थ्रोन पकड़ा दिया। अब प्रताप की इधर से मृत्यु होती है। राणा प्रताप डाइड ऑफ इंजरी सस्टेनिंग इन अ हंटिंग। अब इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि इनकी मृत्यु जब हुई थी 56 साल के थे, वो बाद की बात है। इनको हंटिंग के दौरान जो शिकार का शौक था तब इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद अमर सिंह को, इनके पुत्र को वहां पर बिठा दिया गया था। तो ये बाद की बात है, ये हम बाद में बताएंगे। खैर आगे पढ़ते हैं। अब आ जाता है सेम ऐसे ही, अब जाहिर सी बात है जिस शासक से इनकी लड़ाई हुई उसके बारे में भी जान लीजिए। मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें राजा अकबर जो था, ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1556 से 1605 के बीच का इनका समय रहा। हुमायूं के पुत्र थे और बैरम खान इनके जो थे मेन कर्ता धर्ता थे, जो युद्ध लड़ते थे। इनसे संबंधित वैसे भी जलालुद्दीन अकबर और बेसिकली एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने मिलकर बहुत अच्छा अभिनय हासिल किया। जोधा अकबर मूवी का नाम था, जिसे आप देख सकते हैं। इनके राज्य के अंदर सभी धर्मों को बराबर मेहनत मिलती, बराबर इज्जत मिलती थी, लेकिन जो राज्य एक्सपेंड करने की नीति थी इनकी जबरदस्त थी। ये बढ़ाना चाहते थे अपने राज्य को और पूरे देश पर राज करना चाहते थे। तो इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत बड़े सेक्शन को दिल्ली को मिलाकर इन्होंने जीत लिया था। अब राजस्थान का भी काफी सारा सेक्शन जीत लिया था और वहां के जो दरबारी थे, उन दरबारियों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ऑलरेडी राजपूताना शासक थे और इनके दरबारी बन चुके थे। वे बेसिकली इनके साथ में सपोर्ट करते थे और राज्य की नीतियों को चलाते थे। अकेला एक मुगल साम्राज्य ऐसा था जो बहुत ज्यादा डेवलपिंग था, स्टेबल था, इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश करता था और अकबर जो खुद था आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत महारत था। अकबर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर की जो कोर्ट लगती थी, दरबार लगती थी, दिल्ली, आगरा और फतेहपुरी के साथ साथ कई जगह लगती थी, जहां पर सीखने सिखाने की बहुत ज्यादा कला होती थी। इनको पेंटिंग और आर्टिकल्चर का बहुत शौक था। दूसरी चीज, पहली बार एक मुस्लिम शासक ने अपने समय के अंदर, अपने राज्यकाल के अंदर जो सीमा कर था धर्म के नाम पर कि भाई यात्रा के नाम पर, वो यात्रा कर हटाया था, जिसके बाद इनके नाम से जाना जाने लग गया था कि ये हिंदू और मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करते हैं तो ये भी एक कम या कमजोर शासक नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ऐसे राजा थे कि जिसे जीता उसे अपने राज्य के अंदर विलय कर दिया तो पावर स्ट्रांग हो गई, पावर क्या हो गई, मजबूत हो गई। जबकि हमारे हिंदुस्तान के जो राजपूत शासक थे वो क्या करते थे कि अगर किसी राज्य को जीता है तो जीतने के बाद उसे आजाद कर दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जियो, अब हमारे को तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमसे दोबारा झगड़ा मत करना। तो मतलब परिस्थिति के आधार पर ये जो अकबर था तो राज्य को विलय करता गया तो ताकत बढ़ी। अकबर के बाद अपोजिट में महाराणा प्रताप इस प्रकार की विलय की परिस्थितियों में, दमनकारी नीतियों में भरोसा नहीं रखते थे। युद्ध के अब आ जाती है बैकग्राउंड की बात। बैकग्राउंड जो था युद्ध का, जो था भाई मैं आपको बता चुका हूं कि युद्ध का जो बैकग्राउंड था ये राणा सांगा के समय से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई लड़ाई हुई या एक ही दिन की लड़ाई हुई, 4 घंटे लड़े और काम खत्म, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये लड़ाई थी विलय की, ये लड़ाई थी सीमा को छीनने की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें आन बान और शान के लिए राजाओं ने, सैनिकों ने अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरीके से त्याग दिया। तो ये लड़ाई काफी लंबी समय से चलती आ रही थी। अब अकबर का जो रिलेशनशिप था राजपूताना स्टेट्स के साथ था, काफी ज्यादा जबरदस्त था। अब इस बात को समझना है, एक तरफ यहां पर इस लड़ाई की परिस्थिति क्या है कि एक तरफ जब महाराणा प्रताप यहां पर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो राजा बनने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि
कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग नेताओं को या अलग अलग मंत्रियों को अकबर के द्वारा भेजा जाता है और अलग अलग परिस्थितियों के साथ विलय की नीतियां समझाई जाती हैं कि तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो ये फायदे होंगे, वो फायदे होंगे और इस प्रकार से तुम्हें जोड़ा जाएगा। जबकि अकबर कभी भी उन जो अपने महाराणा प्रताप थे कभी भी उनको सही प्रकार से सीधा जवाब नहीं देते थे। वो अक्सर क्या करते थे, इन चीजों को अवॉइड करते थे, ध्यान नहीं देते थे। एक बार ऐसे ही अलग राजा ने टोडरमल को भेजा तो उन्होंने भी क्या किया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और वहां पर परिस्थितियां फेल हो गई। एक बार इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा कि जाओ लास्ट टाइम मैसेज दो। राजा मान सिंह जी ने क्या किया, महाराणा प्रताप को खाने पर इनवाइट किया कि आइए हमारे साथ खाना खाइए ताकि आपस में मिलजुल कर जो भी मेल मिलाप की बातचीत होगी वो हम पूरी करेंगे। परिस्थिति यहां भी बिगड़ी। राजा मान सिंह जी का जो न्योता था वो ठुकरा दिया गया। अब जब न्योते ठुकराए जाने लगे और परिस्थितियां सामने क्लियर होने लगी कि भाई ये बंदा नहीं रुकने वाला है, इसको रोकने के लिए तो युद्ध ही करना पड़ेगा। अब अकबर के सामने सारी परिस्थितियां क्लियर होने लगी कि भैया तुम्हारी जो बातें हैं ये इस व्यक्ति की समझ से परे, ये नहीं मानने वाला। अब बात आती है लड़ाई की। दोनों तरफ आमने सामने सेना तैनात हो जाती है। सेना तैनात कहां पर होती है दोस्तों, उसी जगह पर जिसका नाम से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि बातें बता रहे हैं, हल्दी घाटी। 1 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसके अंदर सैनिकों की बात करते हैं तो अपने बेसिकली राणा साहब की सेना की बात करें तो इनके पास 20,000 लोगों की सेना थी और सामने मानसिंह को सीट पर बिठाकर अकबर ने भेजा, जिसके पीछे भेजे कितने 80,000 सैनिक। 80,000 सैनिक। हालांकि जो लड़ाई लड़ी गई थी थोड़ी बहुत पहाड़ी इलाकों पे लड़ी गई थी, जिसका फायदा महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा हुआ। इसी बीच में जो इनका जंदूनाथ सरकार थी एग्री हो जाते हैं रेशियो पर और माना जाता है कि जो लड़ाई थी वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती थी। इसमें दोनों तरफ घुड़सवार सैनिक बहुत ज्यादा थे, जबकि उनके पास हाथियों की सेना भी थी और हाथियों की सेना ऐसी थी जो किसी भी सैनिकों के दल में घुस जाए तो भगदड़ मचा देती थी। अब राणा सांगा जो था, महाराणा प्रताप जो थे वो अपने प्यारे घोड़े चेतक के ऊपर थे। एक ऐसा घोड़ा जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी लेकिन अपने राजा का बाल बांका नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ मानसिंह जो एक ऊंचे लंबे हाथी पर थे जिसके पास पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। अब सतीश चंद्रा के एस्टिमेट के अनुसार जो मानसिंह की आर्मी थी वो 5 से 10,000 लोगों की थी जो आमने सामने से कंसिस्ट थी। आमने सामने से कंसिस्ट थी मतलब अलग अलग द्वारों पर खड़ी हुई थी, कुछ आर्मी हिडन भी थी। अब ऐसे ही अकॉर्डिंग अगर बात करें अल बदायूं की तो उसने विटनेस किया कि लड़ाई में कौन कौन थे। तो अल बदायूं ने विटनेस किया कि भाई इधर से 3,000 तो क्या थे, राणा सांगा की महाराणा प्रताप की आर्मी में हॉर्समैन थे, घुड़सवार थे। 400 वो भील लोग थे जिनके पास युद्ध की कोई कला नहीं थी, लेकिन एक बात पता थी कि देश के लिए लड़ना है, मरना है और जीते तो मान सम्मान से जीतेंगे और मरे तो भी मान सम्मान से मरेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इनकी सेना थी। इधर से अपोजिट इनके पास कोई इन्फेंट्री नहीं थी, पैदल सेना इतनी ज्यादा नहीं थी। मानसिंह के पास 10,000 लोगों की सेना थी, 4,000 क्लैंस थे और 1,000 के आसपास हिंदू रिजर्व से 5,000 मुस्लिम्स थे, यानी कि बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि इतनी बड़ी सेना जिसके अंदर लड़ाई लड़ने का मतलब होता है कि छोटी सेना से जीतने के लिए आपके पास टैलेंट से ज्यादा बड़ी भीड़ दिखा दो, आधा मनोबल वैसे ही खत्म हो जाता है। दोनों तरफ जो थे लड़ाई की शुरुआत होने लगी। अब इधर से लड़ाई की शुरुआत क्या हुई, आपस में लड़ाई हुई मैदान के अंदर। अब लड़ाई शुरू होने से पहले महाराणा प्रताप जो कि एक बहुत बड़े दूरदर्शी थे, इनकी सपोर्ट के लिए दोस्तों लगभग काफी सैनिक भी थे। अब इनकी जो सपोर्ट में थे राम सिंह तनवर, कृष्णदास चुंडामल, रामदास राठौड़, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरादास, चरणदास, इस प्रकार के लोग थे। आदिवासियों की भीड़ में तो 400-500 लोग थे ही ऑलरेडी इनके पास। दिक्कत वाली बात क्या थी कि इनका जो सगा भाई था शक्ति सिंह जो था इस बड़ी भीड़ में अकबर की भीड़ को देख के घबरा गया तो लड़ने की जगह अकबर के साथ चला गया और उनकी सपोर्ट करने लगा कि यदि लड़ाई होती है तो इतनी आसानी से इस टेरेन में यानी कि इस पहाड़ी इलाके में तुम जीत सकते हो। अपोजिट में अकबर की सेना में मानसिंह सेनापति था जो आमेर का राजा था और इसने गुलामी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली थी। किसकी? महाराणा प्रताप के अपोजिट अकबर की। इनके साथ सैयद हासिम, सैयद अहमद खां, बहलोल
खान, मुल्तान खान, गाजी खान, भोकाल सिंह, भोरासन और वासिम खान जैसे योद्धा थे। 8,000 सैनिक थे इनके पास में। किनके पास में? 8,000 सैनिक थे अपने 80,000 सैनिक थे जो अपोजिट में लड़ रहे थे। अब ड्यू टू डिस्पैरिटी बिटवीन टू आर्मीज, दोनों आर्मी के बीच में कोई कम संबंध ही नहीं था भाई, कोई मतलब ही नहीं था कि दोनों तरफ, एक तरफ बहुत छोटी आर्मी है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी आर्मी। इतनी बड़ी आर्मी थी कि जिसे लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अब लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू होती है तो पहली बार क्या होता है कि दोनों तरफ से आमने सामने से सैनिक आते हैं। चारों दुर्गों पर महाराणा प्रताप के अलग अलग जो सेनापति थे वो खड़े थे और अपोजिट साइड राणा सांगा जो मानसिंह थे उनके भी बंदे खड़े थे। अब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू होती है, आपस में खूब भीड़ भाड़ में एक दूसरे को मारकाट मचाते हैं। मारकाट के अंदर नुकसान जो ज्यादा होता है वो अकबर की सेना को होता है। अकबर की सेना को होता है क्योंकि वो मरते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं और ये सेना आगे बढ़ती जाती है। इस सेना का मुकाबला नहीं था, लेकिन सैनिक कम होने की वजह से मुगल साम्राज्य के जो लोग थे, 4-4 लोग एक एक आदमी को मारने पर लगे हुए थे, जिनसे जीत पाना थोड़ा सा अब कठिन हो चुका था। इस परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप ने डिसीजन लिया। इस पिक्चर के अंदर देखिए, थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि भाई ऐसे अगर डायरेक्टली लड़ते रहे तो इनसे जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चक्रव्यूह यानी व्यू भेद करने के अनुसार है, व्यू रचना करके आए हैं और ये व्यू रचना के अंदर मुगल साम्राज्य से जीत पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर जो मानसिंह इसका सेनापति है इसको मार दिया जाए तो ऑटोमेटिकली लड़ाई जीती जा सकती है। तो हुआ क्या, मानसिंह को मारने के लिए महाराणा प्रताप ने मात्र ही कुछ क्षण लिए होंगे। लड़ाई चलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2.5-3 घंटे ही हुए थे। 3 घंटे के अंदर जो इनकी सेना थी कमजोर पड़ने लग गई थी, क्योंकि सामने से लड़ाई के लिए एक एक व्यक्ति पर लड़ने के लिए 4-4 सैनिक लड़ रहे थे। ऑब्वियसली डबल का नहीं 4 गुना का रेशियो था। महाराणा प्रताप ने अपना भाला उठाया, चेतक पे बैठे सवार हुए और एकदम से व्यू को तोड़ते तोड़ते लोगों को मारते हुए इनके चेतक ने इतनी जबरदस्त छलांग लगाई कि हाथी के माथे पे जाके चेतक के सर पैर थे और इन्होंने भाला फेंका। तो भाला फेंकने से क्या हुआ कि इतनी तेज भाला फेंका कि जो इनके हाथी को चलाने वाला था जो इनका सवारी लेकर जा रहा था मानसिंह की, उस हाथी को चलाने वाले महावत के सीने को पार करते करते क्या हुआ, वो भाला पार निकल गया। लेकिन नसीब से क्या हुआ, उस भाले की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई और मानसिंह ने खुद को बचा लिया, जिस वजह से जब घोड़ा उतरा तो हाथी के पैरों पर जो थी तलवार बंधी हुई थी। हाथी के पैरों पर जो तलवार बंधी हुई थी, तो हुआ क्या दोस्तों, उस पैरों की तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। बुरी तरह पैर जख्मी हुआ, इधर से महाराणा प्रताप के घोड़े का पैर जख्मी हुआ, इधर से जो इनकी सेना थी वो तीतर बीतर बिखरने लग गई। अब सेना तीतर बीतर होने लगी तो अब इनके दिमाग में एक बात आई कि अब अगर मानसिंह पर दोबारा अटैक करते हैं तो इनको इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सेना इनकी तरफ बढ़ने लगी और इनका घोड़ा भी ऑब्वियसली क्या हो चुका था, जख्मी हो चुका था। अब घोड़ा जख्मी हो चुका था, सेना तीतर बीतर होने लगी थी और इनकी तरफ बढ़ने लगी। अब झगड़े की परिस्थिति और बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि पीछे से इन्हीं का एक सैनिक आया, इन्हीं का एक सेनापति आया जो बिल्कुल जो था किसकी तरह दिखता था, बिल्कुल दिखता था महाराणा प्रताप की तरह। महाराणा प्रताप की तरह दिखता था, तो महाराणा प्रताप की तरह दिखने की वजह से उसने क्या किया, महाराणा प्रताप का मुकुट लेकर सर पे पहन लिया और महाराणा प्रताप को उधर से भगा दिया। महाराणा प्रताप तेजी से निकल जाते हैं चेतक पे और वो व्यक्ति जो होता है वहां पर सेना के अंदर जो मानसिंह होता है, झाला मानसिंह, वो लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, जबकि मानसिंह जो होते हैं वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। झाला मानसिंह जी जो किसकी तरफ से थे, अपने महाराणा प्रताप की तरफ से थे। इधर से घोड़ा भागता है और इधर से ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं। चारों तरफ से लोग आकर घेर लेते हैं मानसिंह को और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इधर से एस्केप मिल जाता है किसको, महाराणा प्रताप को।
अब चलो जी, बात खत्म होती है। दोनों तरफ के जो हाथी थे वो भी मजबूत होते हैं, जीव जंतु बहुत स्ट्रांग होते हैं। लड़ाई में इधर से राम प्रसाद घायल हो जाता है और ये बच जाता है, यानी कि राम प्रसाद घायल, सब घायल, बात खत्म हो गई। कहानी आगे बढ़ती है। इनके सैनिकों का सैक्रिफाइस बुरी तरीके से होता है दोनों तरफ के। कहानी आगे क्या बढ़ती है? कहानी आगे इस प्रकार से बढ़ती है दोस्तों कि दोनों तरफ के जब सैनिक मारते हैं और राणा प्रताप भाग जाते हैं, तो यहां पर अब इस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि सेना की लड़ाई इधर से खत्म हो जाती है। महाराणा प्रताप जो होते हैं घोड़े पर बैठकर चलते जाते हैं और इनका घोड़ा जख्मी हालत के अंदर भी 4 से 5 किलोमीटर दूर मेन जो नाला होता है उसको पार करवा देता है और नाला पार करवा के गिर जाता है और मर जाता है। इस बात से दुखी बहुत ज्यादा होते हैं और दुखी होने के बाद में महाराणा प्रताप इतने दुखी हो जाते हैं कि अपना सब डिसीजन ले लेते हैं कि अब लड़ाई तो मैं जीतूंगा ही जैसे भी करके, लेकिन सारे राजसी ठाठ बाट अब मैं त्याग कर अब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की तैयारी करूंगा। इस बीच में शक्ति सिंह जो होता है, इनका जो भाई होता है जिसने धोखा दिया होता है, वो भी पीछे पीछे आता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है। अब इस बीच में ध्यान दीजिएगा, रामदास राठौड़ जो था, वन ऑफ दोज स्लेन ऑन द फील्ड आफ्टर ओवर 3 hours of the battle, the 3 sons of, यानी इनके तीनों बच्चे मर जाते हैं, सलाइवन बहान और प्रताप तावर सब मर जाते हैं। मेवाड़ की 46% जो शक्ति होती है खत्म हो जाती है, 1600 लोगों की कैजुअलिटी, 350 वाउंडेड और मेवाड़ की आर्मी के 500 लोग गायब हो जाते हैं। लड़ाई लगभग यहां पर खत्म हो जाती है। राजपूत हार जाते हैं इस लड़ाई के अंदर। हार इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी मेन जो महाराणा प्रताप का कार्य था वो रुक जाता है। अब कहा जाता है दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ यहां पर रुकती है, कुछ समय का हॉल्ट लेती है, खत्म नहीं होती है। महाराणा प्रताप जंगलों में रहते हैं। अब जो होता है, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन में जंगलों के अंदर रहते हैं, पूरी सेना को तैयार करते हैं। 30 साल तक, इस युद्ध के 30 साल तक दोस्तों महाराणा प्रताप बार बार घूम फिर कर आते हैं और जबरदस्त तरीके से अकबर की सेना से लड़ाई लड़ते हैं। अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, जितने भी मुगल आते थे उन सबसे लड़ाई चलती रही, नाक में दम करे रखा, सेना को मारते गए और अपनी सेना को मजबूत करते चले गए। अपनी सेना इतनी ज्यादा मजबूत कर ली थी कि बहुत ज्यादा आतंक होने लग गया था मुगल साम्राज्य के अंदर। महाराणा प्रताप का ऐसा था ये हीरो कि एक बार जख्मी होने के बाद पीछे हटा, लेकिन दोबारा जब सामने आया तो इसने पूरे साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। लड़ाई समाप्त होती है सिर्फ और सिर्फ कब? जब महाराणा प्रताप जी का देहांत होता है 1597 के अंदर, 1597 के अंदर। अब आ जाता है आफ्टर मैथ, यानी लड़ाई के बाद क्या होता है। तो जब राणा प्रताप एबल होते हैं सक्सेस एस्केप के लिए, तो वो डेडलॉक को क्रॉस करके निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्या होता है, अकबर के कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। राणा सून, उदयपुर हो गया, कंबलगढ़ हो गया, वर ऑल अंडर हिज कंट्रोल। धीरे धीरे उन पर जीतता जाता है, उल्टा कंट्रोल लाता है। प्रेशर वर एक्सपर्टेड by the Mughals upon the Rana allies and other Rajput chiefs, and he was slowly but surely both geographical and political isolated. Mughal focus shifted to other part of the empire after 1579. 1569 के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, मुगलों का ध्यान अलग होने लग जाता है। इधर राणा प्रताप जो होते हैं रिकवर होते हैं और धीरे धीरे अपने लॉस्ट किंगडम को वापस पाने की कंट्रोल में लग जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया 30 साल तक लड़ते हैं और पूरे मुगल साम्राज्य की वजह से जो जो नुकसान हुआ होता है और अपना पूरा मेवाड़ राज्य पूरा का पूरा दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। अब जो मेवाड़ राज्य प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप को दोबारा से फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब इधर स्ट्रॉन्ग करने के बाद कहानी क्या होती है कि 1597 में इनका देहांत होता है और महाराणा प्रताप का जो बेटा होता है वो शासन पर फिर से आकर बैठ जाता है। अब महाराणा प्रताप का जो बेटा शासन पर आकर बैठता है दोस्तों, तो उसमें उतना टैलेंट नहीं होता, या ये कहिए कि उसमें युद्ध की वो कलाएं नहीं होती जो महाराणा प्रताप के अंदर थी। इसी वजह से उसको ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट मिलता है और वो अकबर से जाकर संधि कर लेता है और अकबर भी उसे क्या, एक वही राजपूतानाओं का शासन का सम्मान देता है जो बाकी राजपूतों को देता जाता है। लेकिन फाइनली उसकी मौत के बाद, महाराणा प्रताप की मौत के 30 साल
की लड़ाई के बाद में ये युद्ध खत्म होता है। कहने को हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो मात्र 4 घंटे की थी, लेकिन उस संग्राम, उस बेसिकली उस मेहनत को किसी ने नहीं जाना जितना महाराणा प्रताप ने 30 साल की युद्ध में लड़ा। और महाराणा प्रताप ने अकबर को, जहांगीर को, इन सबको ऐसा तंग कर दिया कि वो तंग हो गए थे और राजस्थान की तरफ इतनी जल्दी बढ़ने से पहले 1000 बार सोचते थे। तो दोस्तों ऐसे थे महाराणा प्रताप। आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इतिहास की बहुत सारी लड़ाइयाँ, बैटल सीरीज और उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।